नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट। ठीक है, तो हमने हमारे 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का पक्का सोल्यूशन करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें हमारे थर्ड यूनिट और इसका नाम क्या है, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इसमें आपको सिलेबस दिखाते क्या कुछ है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये चीज़ आपने 11th और 12th में पढ़ी हैं, बेसिक हैं, जो हमारी रोटेशनल मोशन में होती है ना, वो हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये वगैरह। ठीक है, इसके बाद हमारे मेन टॉपिक क्या हैं, जो ऊपर है ना, ये हमारे आते हैं 3 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस विद प्रूफ। तो ये दोस्तों पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस वाला। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का, स्फेरिकल सेल का, सॉलिड सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की सॉलिड बार उसका, और एक टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे सारे नहीं आते, लेकिन कुछ आ जाए, सॉलिड स्फीयर का आ जाता है, होलो का आता है, स्फेरिकल सेल का बहुत ज़्यादा बार आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हमारा सॉलिड सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनके मार्क कर लेना। तो हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे हमारी यूनिट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड यूनिट। तो हमारी थर्ड यूनिट का नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका। पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या कुछ करेंगे, देखो एक बार। तो पहले हमारे पास क्या क्या होता है, व्हाइल स्टडिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एवरी बॉडी इज अज्यूम्ड टू ए सिंगल एंटिटी एंड मोशन ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो इसने क्या बताया है, जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है, एवरी बॉडी क्या होती है, एक सिंगल एंटिटी होती है, एक सिंगल क्वांटिटी होती है। ठीक है, और उसमें हमारा जब मोशन होता है ना बॉडी का, वो डिपेंड नहीं होता कि हमने फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास क्या होता है, पूरी बॉडी को हम एक मानते हैं, और हमारा जो मोशन होता है ना बॉडी का, वो डिपेंड नहीं करता कि हमने फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, द सेम फोर्स अप्लाइड एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इनटू द सेम मोशन। तो हम जो सेम फोर्स लगाते हैं डिफरेंट पोजिशन ऑफ बॉडी के ऊपर, तो हमारा क्या करता है, रिजल्ट आता है उसमें सेम मोशन का। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है कि हम सेम फोर्स लगाएंगे डिफरेंट बॉडी पोजीशन ऑफ बॉडी के ऊपर, तो हमारा सेम मोशन होगा, नॉर्मल है। तो इसके बाद क्या है, हमारी जो डायनेमिक्स बॉडी है इसके बारे में बताया है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ये हमारे क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट सेम फोर्स अप्लाइड एट डिफरेंट पोजिशन कॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। तो हमारा जो डायनेमिक है ना, इसमें हमारा क्या चेंज आया है, देखो। जब हम सेम फोर्स लगाते हैं डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉडी के ऊपर, तो हमारा क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोशन आता है बॉडी में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इसको बुझे क्या होता है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हमारा क्या होता है, जब हम सेम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, तो हमारा क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोशन आती है बॉडी में। ठीक है, हो गया आपको पता चलेगा नॉर्मल बॉडी और हमारी जो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में क्या फ़र्क होता है। इसमें क्या होता है, हम जो सेम फोर्स लगाते हैं डिफरेंट पोजीशन के ऊपर बॉडी के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है, सेम फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है ना, सेम मोशन आता है उसमें। और डायनेमिक्स बॉडी में क्या होता है, जो सेम फोर्स लगाते हैं हम बॉडी के डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, तो हमारा क्या हुआ, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोशन आएगा। ठीक है, इसमें हमारे दोनों में ये फ़र्क है, किसमें तो सेम मोशन आता है, इसमें हमारा डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोशन आता है डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या हम क्या डिस्कस करेंगे, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी रेंजिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू द डिटर्मिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड डिफरेंट मास। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि हमारा जो रिजिड बॉडी का रोटेशन है ना, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, सेंटर ऑफ मास से हमारा क्या जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक जाएगा। ठीक है,
हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास से लेकर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बॉडीज़ का डिफरेंट शेप का, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं डिफरेंट बॉडी सेम, मतलब बॉडीज़ का सेम डिफरेंट शेप में, सॉरी डिफरेंट शेप की बॉडीज़ का हम क्या निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। अब हमारे होती है यूनिट स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको पूछे तो वो होती ही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी डिफाइन एज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज assumed टू बी concentrated in such a way that the motion of body remains unchanged when the external forces are applied directly to this point। तो इसने क्या बताया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा पूरी बॉडी का जो होल मास होता है ना, वो कंसनट्रेटेड होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, दी मोशन ऑफ बॉडी होता है ना, जो बॉडी का मोशन है वो रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक है, और क्या है, वेन द एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाई डायरेक्टली टू दिस पॉइंट, और जब हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली अप्लाई होता है पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पता चल गया आपको, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का जो होल मास है वो कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, और क्या होता है, उसका मोशन है ना बॉडी का रिमेन अनचेंज रहता है, मोशन उसका रिमेन अनचेंज रहेगा जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बुझेगा, सेंटर ऑफ मास बुझेगा, और किसके लिए बुझेगा, दो पार्टिकल्स के लिए बुझेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम डेरिवेशन हमारे क्या होगा, यदि आपके पास क्वेश्चन बुझे तो आपको पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर इसका डेरिवेशन बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसाइडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 प्लेस्ड इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने क्या कंसाइडर कर लिया, एक सिस्टम मान लिया जिसके हमारे क्या है, दो पार्टिकल है और उसके मास क्या है, m1 और m2 हैं, और वो कहाँ पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ठीक है, उसके आगे क्या है, वेरियस फिजिकल पैरामीटर ऑफ दिस पार्टिकल आर डिनोटेड बाय फिक्स 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पार्टिकल 1 उसको हम 1 से मान लेंगे और सेकंड को हम मान लेंगे 2 से। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर पार्टिकल्स आर एज फॉलो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, क्या फॉलो करेगी, जो हमारी वेलोसिटी होती है पहले पार्टिकल क्या है, v1 इजिकल टू dr1/dt, साथ में हमारे क्या है, वेक्टर हैं। ठीक है, पोजिशन वेक्टर ये, तो वेलोसिटी v1 हमारी क्या होगी, dr1/dt हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम dv/dt होता है। v1 हमारा क्या होगा, एक dr/dt होता है, हमारा आ गया d²r1/dt² हो गया। सिमिलरली हमारा क्या आ गया, v2 आ गया, v2 क्या होता है, dr2/dt होता है, और a2 हमारा क्या आ गया, d²r2/dt² हो गया। ठीक है, v1 v2 हमारी क्या है, वेलोसिटी है, a1 a2 हमारी क्या है, एक्सेलरेशन है पार्टिकल की। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारे क्या है, दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल आर गिवन बाई, जो हमारे पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारे क्या होंगे, F1 जो हमारे पार्टिकल 1 के ऊपर लगता है वो हमारे क्या टोटल फोर्स है। ठीक है, F12 प्लस F1 डैश हो गया। ठीक है, और ये हमारे सेकंड पार्टिकल के हमारे लिए क्या होगा, F21 प्लस F2 डैश हो गया। ठीक है ना, साथ ही हमारे क्या है, पोजिशन वेक्टर का निशान लगा देना आपको। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया। F1 टोटल फोर्स क्या हो गया, F12 वेक्टर प्लस F1 डैश हो गया। F2 के लिए हमारे क्या हो गया, F2 इजिकल टू F21 प्लस F2 डैश हो गया। तो हमारा F12 और F21 हमारे क्या हैं, इंटरनल फोर्स हैं जो हमारे पार्टिकल 1 के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। ठीक है, क्या हो गया, F12 और F21 हमारे क्या इंटरनल फोर्स हैं जो पार्टिकल 1 और 2 के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। F1 डैश और F2 डैश हमारे क्या हैं, जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, जो हमारे एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाते हैं हमारे, वो क्या है, F1 डैश और F2 डैश है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, F1 का टोटल फोर्स हो गया पार्टिकल 1 के लिए, ये हमारा इंटरनल फोर्स हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, इसी तरह ये हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम इज गिवन बाय। तो हमारा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, F1 प्लस F2 हो गया, इजिकल टू में F12 प्लस F1 डैश प्लस F21 प्लस F2 डैश। ठीक है, ये F12 और F21 ये हमारी क्या होते हैं, थर्ड लॉ मोशन के कारण हमारी क्या हो जाती है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो हमारा F12 इजिकल टू माइनस F21 हो गया, तो F21 से F12 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, F1 डैश प्लस F2 डैश।
तो हमारे जो क्या इंटरनल पार्ट है वो हमारी कैंसिल हो गए, ओनली हमारे पास क्या बचे हैं, जो फोर्स हमारे एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है बाकी वो बच गया, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इट इज़ क्लियर दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड ओनली। तो इसने क्या बताया है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है जो बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है वो क्या होता है, किस किस्म के इक्वल होता है, हमारे एक्सटर्नल फील्ड के फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है ना केवल। और हमारा इंटरनल फोर्स है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये आ रहा है द इंटरनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल कैंसिल आउट, ठीक है। तो आगे क्या, इफ़ यू हैव बॉडी विद मैनी पार्टिकल्स, तो उसने माना यदि हमारे पास एक बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हमारे क्या हुआ, इंटरनल फोर्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे अगेन, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे किसके इक्वल आएगा, हमारा एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, इट इज़ जनरलाइज दैट, इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा इंटरनल फोर्स है ना उसका कोई रोल नहीं होता मोशन में, ठीक है। और हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का अफेक्ट करता है मोशन ऑफ बॉडी को, ठीक है ना। हो गया इतना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बता सकते हैं, वी नीड नॉट डिस्कस द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो हम क्या बता सकते हैं कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, रेदर वी डील द रिजिड बॉडी एज सिंगल एंटिटी। तो हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, एक हम पूरी बॉडी का एक सिंगल मान लेंगे जहाँ पर हमारा क्या है, होल मास है बॉडी का वो कंसंट्रेटेड है सिंगल पॉइंट के ऊपर, और वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। और ये डेफिनेशन से यही बन गया हमारा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा पूरी बॉडी का मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और वो वहाँ पर क्या होता है, मोशन ऑफ बॉडी क्या रहती है, रिमेन चेंज रहती है जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले दो पार्टिकल मान लिए जिसका मास हमारे पास m1 है m2 है और वो ग्रेविटेशन फील्ड में है, ठीक है। और फिक्स क्या यूज किए हैं, 1 और 2 यूज किए पार्टिकल 1 और 2 के लिए। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v इक्वल डी r1/dt होती है, x/d² r1/dt² हो गया। ये हमारी सेकंड वेलोसिटी थी, सेकंड पार्टिकल है v2 इक्वल डी r2/dt, x हो गया हमारा d² r2/dt², ठीक है। इसके बाद क्या है, जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं पार्टिकल वो हमारा क्या होता है, F1 हमारा क्या है, पार्टिकल 1 के ऊपर जो हमारा टोटल फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स है। ये हमारा क्या होगा, F12 प्लस F1 ये क्या होगा, हमारा इंटरनल फोर्स है पार्टिकल 1 के ऊपर ड्यू टू सेकेंडरी। ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा जो फोर्स है वो पार्टिकल 1 के ऊपर, इसी तरह ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये टोटल फोर्स करा, दोनों जोड़ दिए हमने। तो हमारे जो इंटरनल फोर्स है ना ये हमारे क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे को, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण हमारे क्या होता है, एक एवरी एक्शन दे रहे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका हम ये लिख सकते हैं, तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल आया, हमारा ओनली एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर आया, ठीक है। तो इसने यही बताया है कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स किस किस्म के इक्वल होता है, एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होता है ओनली। और इसके बाद क्या बताया है कि हमारे इंटरनल फोर्स के ऊपर इंटरनल फोर्स हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। और इसमें हमने बताया कि हम एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो उसमें हमारे क्या होगा, इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स हमारे क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा केवल, ठीक है ना। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इंटरनल फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता मोशन में, और हमारा ओनली एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करता है मोशन ऑफ बॉडीज को, ठीक है। तो इसके बाद क्या बताया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्कस नहीं करते, ओनली रिजिड बॉडी लेते हैं। और रिजिड बॉडी हमारी क्या होती है, एक पूरी बॉडी को हम एक सिंगल एंटिटी मान लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा पूरी बॉडी का मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारा था सेंटर ऑफ मास का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके साथ ही आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका अलग सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर निकालो, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे इसको कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर टू पार्टिकल सिस्टम विद मास m1 एंड m2 एट A and B हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, रिटन x ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसने क्या बताया, हमने दो पार्टिकल कंसीडर कर लिए, ठीक है, सिस्टम में, उनके मास क्या हैं, m1 और m2 हैं, और कहाँ पर है, A और B पॉइंट के ऊपर हैं, और उनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं, r1 और r2 हैं, किसके रिस्पेक्ट हैं, ओरिजिन के। तो इसने यहाँ पर दिखा रखा है, ये हमारे क्या है, एक सेंटर ऑफ मास मान लिया, हमारे सेंटर ऑफ मास मान लिया।
या ए पार्टिकल से बी पार्टिकल तो हमारे पार्टिकल्स हो गए। यहाँ पर हमारा मास हो गया m1, यहाँ पर हो गया मास m2, और ए का हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका हमारा r2 है। एक हम इसके बीच में हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, और हमारा सी क्या होता है सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर पूरी बॉडी का हमारा होल मास क्या होता है कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है ना, तो इसने ये बताया आर हमारा क्या है पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, जहाँ पर पूरी होल मास क्या होता है कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है ना, आगे आपको समझ में इस डायग्राम से बिल्कुल इजी समझ सकते हैं आप। इसके बाद क्या बताया है इन्हें, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज। तो हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है सिस्टम का इंडिविजुअल पार्टिकल्स में। तो देखो हमारा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो पार्टिकल ए के लिए हमारा क्या होगा, m1v1 होगा प्लस m2v2 होगा। ठीक है ना, इजिकल टू हमारा m1 वेलोसिटी क्या होता है dr1/dt होता है, प्लस m2 dr2/dt होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया d/dt कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या आ गया p इजिकल टू d/dt m1r1 प्लस m2r2 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया हमने m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था m1 प्लस m2 हमारा क्या होता है टोटल सिस्टम का मास होता है। तो इसको क्या मान लिया हमने m मान लिया, और ये हमारे पास एज इट इज़ हो गया ऐसा। ठीक है, तो इसने क्या बताया वेर m हमारा क्या है मास ऑफ सिस्टम है, m इजिकल टू m1 प्लस m2 होता है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होगा बॉडी का इंटरम सेंटर मास क्या आ गया p इजिकल टू m dr/dt। ठीक है, तो ये बता देता हूँ टोटल लीनियर मोमेंटम बॉडी क्या होता है इंटरम सेंटर मास, और सेंटर मास क्या होता है जहाँ पर हमारा होल बॉडी का मास कंसनट्रेटेड होता है, और मोशन क्या रहता है रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक है, तो आपको सेंटर मास की डेफिनेशन याद हो गई होगी, जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसनट्रेटेड हो और मोशन रिमेन अनचेंज हो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा p इजिकल टू m, इसको हमने मान लिया r। ठीक है ना, r हमारा क्या होगा टोटल पोजीशन वेक्टर हो गया, तो p इजिकल टू m dr/dt हो गया, r हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, यदि हमारे पास अलग केस दे रखा है, ठीक है ना, यदि हमारे पास दो पार्टिकल हों इक्वल मास के, तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा r इजिकल टू r1 प्लस r2/2 होगा। ठीक है, ये क्या होगा मीन हो गया पोजीशन वेक्टर का। ठीक है ना, इट इज़ आल्सो क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3.6 हैवियर इज ए मास। तो इसने क्या क्लियर किया इस पॉइंट से, ज़्यादा मास होगा ना तो बॉडी का क्या होगा सेंटर ऑफ मास क्लोजर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की, तो इससे हम क्या बता सकते हैं बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा ज़्यादा क्लोजर होगा। ठीक है ना, इसके ठीक है इतना हो गया। इसके बाद क्या हो गया हमारे कंपोनेंट हो गए, ये x में होगा वो हमारा y में होगा। ठीक है, x वेक्टर हमारा क्या होगा कैपिटल m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा y कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो गया m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। और आप याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट कहने के ऊपर वेक्टर लगाना। ठीक है आपको, ठीक है इतना हो गया आपको। इसके बाद क्या किया हमारे पास The above discussion conclude that instead of dealing with particle individually, तो इसने क्या बताया पार्टिकल को एक एक डिस्कस करने की बजाय मैंने क्या कर दिया पार्टिकल्स को हमने क्या मान लिया डायनेमिक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मान लिया। ठीक है, पूरी बॉडी को हमने सिंगल एंटिटी मान लिया। तो हम क्या मान सकते हैं हमारे एन पार्टिकल सिस्टम, ये टू थे हमारे दो पार्टिकल थे, इसमें हमारे एन पार्टिकल थे, तो हमारे पोजीशन वेक्टर क्या हुआ आर वेक्टर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस up to mn/n हो गया। ठीक है, नीचे हमारे एन पार्टिकल्स का मोशन मास है m1 प्लस m2 up to mn हो गया। ठीक है, समेशन हो गया i की वैल्यू 1 to n हो गया mi/ri वेक्टर हो गया अपॉन समेशन 1 to n mi हो गया। ठीक है, तो समेशन m टोटल मास को हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं, और हमारा ये क्या हो गया ये हमारा टोटल मास हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन मतलब क्या है सारा मास ले लिया हमने, और आई की वैल्यू क्या है 1 to n है mi/i हो गया, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, कैपिटल हमारा क्या टोटल मास ऑफ बॉडी है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया पोजीशन वेक्टर का केस हो गया सेंटर ऑफ मास के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पोजीशन वेक्टर के केस में क्या करते हैं दो पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, दो पार्टिकल सिस्टम है और
मतलब क्या, सॉरी, दो पार्टिकुलर सिस्टम मान लिया, ठीक है, जिनका मास क्या m1 है m2 है, और किसके ऊपर हमारे ए और बी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर हमारा मास m1 है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या ओरिजिन से r1 है, और बी बॉडी का मास हमारे पास m2 और पोजीशन वेक्टर उसका क्या है r2 है। और सी हमने क्या मान लिया, एक सेंटर मास मान लिया जहाँ पर पूरी बॉडी का क्या है मास कंसनट्रेटेड है, ठीक है ना। उसका क्या है r हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद क्या मान लिया हम, टोटल लीनियर मोमेंटम मान लिया सिस्टम का। तो टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, P होता है इजिकल टू m1v1 प्लस m2v2 होता है, क्योंकि मोमेंटम हमारा क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, पता है हमको। और v1 क्या होता है dr1/dt होता है, तो दोनों का हमने लिख लिया, m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt हो गया, ठीक है। d/dt कॉमन, तो हमारा अंदर ये आ गया। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, m1 प्लस m2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो m1 प्लस m2 हमारा दो पार्टिकुलर मास है, तो टोटल मास हमारा हम m मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, P इजिकल टू m d/dt m1 r1 प्लस m2 r2/m1 प्लस m2। तो ये हमारा क्या आ गया, r हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, P इजिकल टू m dr/dt हो गया, और हमारा पोजीशन वेक्टर क्या था, और इन दोनों कंपेयर करिए तो हमारा क्या आ गया, r की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। यदि हमारे दो पार्टिकल है जिनके इक्वल मास है, ठीक है ना, इस पर क्या हमारा डिफरेंट मास से इक्वल मास है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, r1 प्लस r2/2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम इसका दो कंपोनेंट मान लिया x y में मानते हैं, तो x के लिए हमारा क्या होगा, x इजिकल टू m1 x1 प्लस m2 x2/m1 प्लस m2 हो गया। y वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, m1 y1 प्लस m2 y2/m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। इस पूरी डिस्कशन से हम क्या मान सकते हैं कि उन्हें पार्टिकल के साथ कैसे डील किया, कि इंडिविजुअल पार्टिकल को हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब सिंगल पार्टिकल को नहीं डिस्कस किया, और प्रॉब्लम को हमने क्या माना है, डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मान के चले हैं, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ सेंटर मास मतलब पूरी बॉडी को हमने क्या मान लिया, एक सिंगल एंटिटी मान लिया, ठीक है ना। तो एन पार्टिकल के हमारा के लिए पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2, हमारे एन पार्टिकल्स हैं तो हमारे एन तक गई है, नीचे क्या है मास हमारे एन तक हो गया है, ठीक है, m1 प्लस m2 अप टू mn हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन i की वैल्यू 1 to n mi/ri अपॉन समेशन 1 to n mi हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल मास क्या आ गया, m आ गया। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर का डेरिवेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद आप ये और कर लो साथ में कि हमारी जो बॉडी होती हैं डिफरेंट बॉडी, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, ठीक है ना। जैसे हमारी सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या पर होगा, सेंटर ऑफ रिंग के बीच में होगा, ठीक है ना। तो हो गया सेंटर, सर्कुलर रिंग उसका सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास। वो सर्कुलर डिस्क है, जो भी हमारे सर्कुलर में है उसका हमारे क्या कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, ठीक है, सेंटर के बीच में, ठीक है। और हमारी यूनिफॉर्म रोड है, जैसे ये हमारी यूनिफॉर्म रोड है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मिड पॉइंट में होगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट में होगा। इसके बाद हमारे सॉलिड और होलो स्फीयर है, तो उसका क्या होगा, स्फीयर का भी हमारे क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर के बीच में होगा, ठीक है, चाहे वो होलो है या सॉलिड हो, ठीक है। ये दोस्तों आपके पता कहाँ पर यूज होंगे, ये यूज होंगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अलग अलग बॉडी का अलग अलग शेप में, ठीक है ना। और होलो और सॉलिड सिलेंडर है तो उनका कहाँ पर होगा सेंटर मास, जैसे हमारा सिलेंडर की शेप में है होलो या सॉलिड हो सिलेंडर, तो उसका क्या होगा, मिड पॉइंट के ऊपर होगा उसका भी सेंटर मास, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो एक्सिस हमारा क्या होगा, जैसे पेन है तो इसका एक्सिस क्या बीच में से पास होना, बीच में से वहाँ पर होगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है ना। और इसके बाद बताया इसने क्यूब का हमारे कहाँ पर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जॉइनिंग अपोजिट कॉर्नर। तो क्यूब का हमारा क्या होगा, जो हमारे डायगोनल्स हमारे बीच में मिलते हैं ना, वहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। और ट्रायंगल का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। जो हमारे मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पर क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्लेन लेमिना में हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के ऊपर होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ गया हमारा कोन या पिरामिड, तो उनके कहाँ पर होते हैं, ऑन द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। जो हमारी लाइन जॉइनिंग होती है ना वर्टेक्स की मिड पॉइंट ऑफ द बेस से, ठीक है ना, जो हमारे वर्टेक्स है वो जो हमारे बेस से मिलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर होगी। और उसकी दूरी क्या होगी, 1/4
ऑफ द हाइट ऑफ द कोन फ्रॉम द बेस लाइन। जैसे देख कोन हमारा कैसे होता है, कोन वाला रेक्टेंगल की शेप में होता है थोड़ा थोड़ा, तो उसका कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारे वर्टेक्स की लाइन ज्वाइनिंग करते हैं ना, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर होगा। ठीक है, उसकी दूरी क्या होगी 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन फ्रॉम द बेस लाइन। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, कोन किस शेप में होता है, जैसे कि जैसे ये हो गया, इस तरह होता है, मतलब 3D में होती है। तो जहाँ पर इसके वर्टिसेस आपस में मिलेंगे ना अंदर 3D में, जहाँ पर बीच में मिलेंगे ना वहाँ पर होगा, और उसकी दूरी क्या होगी 1/4 होगी हाइट उसकी। ठीक है ना, हाइट से जो पूरी हाइट है ना कोण की उसकी 1/4 होगी। ठीक है, बेस लाइन से। इसके बाद है हमारी होलोकोन। तो होलोकोन में क्या होती है, सेम होती है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है, जो हमारा बेस होता है उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, बेस का मिड पॉइंट, और जो लाइन ज्वाइन करती है वर्टेक्स से वहाँ पर होता है, और उसकी दूरी क्या होती है बेस लाइन से 1/3 होती है। ठीक है ना, सॉलिड केस में हमारे पास 1/4 होती है, और होलोकोन में 1/3 होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपके पास ये यूज होंगे, ये यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी मैंने। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, सर्कुलर, जो हमारे सर्कुलर में है ना उसका होगा हमारा सेंटर में। तो सर्कुलर रिंग का हमारे क्या होगा सेंटर में होगा रिंग के, सर्कुलर डिस्क का भी सेंटर में होगा डिस्क के। रोड है, यूनिफॉर्म रोड का सेंटर में होगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द रोड के बीच में। ठीक है, होलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का किसके में होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर के बीच में। ठीक है, होलो और सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, मिड पॉइंट में होगा जहाँ पर हमारा एक्सिस पास हो रहा है उस वहाँ पर। ठीक है, क्यूब का कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारे डायगोनल्स मिलते हैं ना बीच में, वहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और ट्रायंगल में भी क्या होगा, जहाँ पर हमारे मीडियंस हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। प्लेन लेमिना भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के ऊपर होगा। और कोन में हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर हमारे क्या करते हैं, वर्टेक्स होते हैं ना, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट ऑफ द बेस के ऊपर, वहाँ पर होता है। और उनकी दूरी क्या होती है, डिस्टेंस 1/4 होती है हाइट ऑफ कोण के। ठीक है ना, बेस लाइन से। और होलो में हमारे पास क्या होती है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोण होती है। ठीक है, हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ये आप एक बार देख लेना। इसके बाद क्या हमारा सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा है पीछे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा शेप ऑफ द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी किसके ऊपर डिपेंड होता है, शेप के ऊपर और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। ठीक है ना, पता चल गया आपको। इसके बाद क्या, इट में फॉल आइदर इन द बॉडी और आउटसाइड इट। तो हमारा क्या हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है बॉडी के भीतर। ठीक है ना, और क्या बताया है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी कोइंसाइड विद इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओनली द बॉडी है यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट। तो इसने क्या बताया है, यदि हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी है कोइंसाइड कर जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ठीक है ना, तो हमारा कब होगा वो, जब हमारी बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी हो। ठीक है ना, तो क्या बताया है इसने, जब हमारी बॉडी की यूनिफॉर्म डेंसिटी हो ना सब जगह, तो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी कोइंसाइड कर देगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, और वो हमारा सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है बॉडी के। ठीक है, और हमारी बॉडी में यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर देगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ठीक है, और रिजिड बॉडी क्या होती है पता है आपको, रिजिड बॉडी होती है, एक वो बॉडी होती है विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स शेप एंड वॉल्यूम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारी रिजिड बॉडी क्या होती है, ये वो बॉडी होती है जिसमें हमारा क्या होता है, शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या हो गई, एक वो बॉडी होती है जहाँ पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हमारे शेप और वॉल्यूम में हमारा कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है रिमेन्स अनचेंज। तो हमारी क्या होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है ना पार्टिकल्स की, वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और क्या बताया है, व्हेन रिजिड बॉडी इज इन मोशन, जब हमारी रिजिड बॉडी मोशन में होती है तो वहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है,
तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, रिजिड बॉडी क्या होती है, जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप और वॉल्यूम होती है ना बॉडी की, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, हो गया आपको। और क्या है जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है ना। और हमारी रिजिड बॉडी मूव करेगी मतलब मोशन में होगी तो उनके बीच में हमारा कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में। हो गया। और सेंटर ऑफ मास हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर ओनली। ठीक है, वो हमारा अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक हो गया है ये। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इसमें। और इसके बाद हमारे क्या है, आपके पास आपको सेंटर ऑफ मास पूछते हैं एग्जाम में तो आप पहले डेफिनेशन लिख देना, बाद में इसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, यदि पोजिशन वेक्टर पूछ जाए सेंटर ऑफ मास का तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है, और ये आपके आगे यूज होंगे तो मैंने इसलिए बता दिया। ठीक है ना। और रिजिड बॉडी आपको पता चलेगा 3 नंबर में पूछ सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया हुआ। यदि आपको समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।